बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीब सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, जैसा कि आप लोग को आज हमने 10वीं एपिसोड रीड करनी है। तो कल तो आई थी 2 घंटे की किस्त। अब भी आप पे डिपेंड करता है कि अब आप कितने की किस्त लेना चाहते हैं। अगर तो आपने रोज़ाना 2 घंटे की, आज भी देखती हूँ मैं कितनी रिकॉर्ड होती है, लेकिन अगर आप डेली इस नावल की 2 घंटे की किस्त चाहते हैं, डबल एपिसोड, तो आपको करना ये है कि आज मेरे चैनल, उधर आपको कम्युनिटी पोस्ट में लिंक मिल जाएगा नावल ऑर्चर्ड 0.2 का। तो उधर जाके उसके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। मेरे माशाल्लाह इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और इस डेली ऑलमोस्ट एक किस्त को 1000 लोग या 800-900 लोग तो सुनते ही हैं ना। तो आप लोग जाके सब के सब उसको सब्सक्राइब करें। देन आपको अल्लाह खैर रखे, 2-2 घंटे की डबल डबल एपिसोड मिला करेगी। नहीं तो फिर 1 घंटे की चल रही, जितनी देर तक कि मुक जावे जाता रहे। मैं फिर अपने आप के ऊपर क्यों जुल्म करूँ? आप लोग मेरी जब सुनते ही नहीं हैं तो मुझे भी थोड़ी सी फेवर दिया करें ना। तो अब से आज तो देखते हैं, जितनी मेरे से हो सकी उतनी मैं आपको दूंगी। बाकी सब्सक्राइबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आपने आज किया, चले कल तक का टाइम देती हूँ, अगर आपने कल तक 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए तो ठीक है। डेली ये वाला नावल जब तक चल रहा है, इसकी 2 घंटे की एपिसोड आपको मिल जाया करेगी। लेकिन अगर आप नहीं कर सके तो फिर मेरी तरफ से भी माजरत। अभी आए कि स्टार्ट करते हैं हम। जी जी बाबा सही, सब ठीक है। आप सुनाएं, कैसे आपकी तबीयत? तो ठीक रहती है ना? मैंने सनान सही से बात की थी आज, वो कह रहे हैं कि अभी हम कुछ दिन और यहाँ रहेंगे। वो फ़ोन का आंसर लगाया, दाएं से बाएं घूम रही थी, जबकि दूसरी तरफ बाबा साईं से इनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। हाँ हाँ बेटा सही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और दवाएं भी वक्त पर ले रहा हूँ, और सना भी तो है ना मेरे पास। तुम्हें तो पता ही, इन मामलों में बिल्कुल लापरवाही नहीं करती। तुम बताओ मुझे, सब ठीक है ना? सनान साईं तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? अपनी मेडिसिन तो लेता है ना वक्त पर? वो एक बार फिर से यही सवाल करने लगे। हाँ कभी कभार ले लेते हैं, लेकिन अब तो नहीं। इन्हें अच्छे से नींद आती है तो ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन मैं फिर भी इन्हें याद दिला देती हूँ। वैसे मुझे भी यही लगता है कि अब इन्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। वो तो इन्हें बेफिक्र करते हुए बताने लगी। नहीं नहीं जर्निश बेटा, इसकी ज़रूरत है। तुम इसे हर हाल में मेडिसिन दिया करो। मेरा मतलब है कि कोर्स भी मुकम्मल नहीं हुआ ना। डॉक्टर ने 6 महीने का कोर्स बताया था, और फिर मेडिसिन न लेने की वजह से इसे एलर्जी भी हो गई थी। और मैं नहीं चाहता कि अब मेरे बेटे को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। वो अचानक से इसकी बात काटते हुए बोले, लेकिन फिर संभल कर इसे समझाने लगे। आप फिक्र न करें बाबा साईं, मैं इनका ख्याल रखूँगी और मेडिसिन भी दे दूँगी। वो क्या है, आपने मुझे पहले नहीं बताया ना एलर्जी की मेडिसिन है? मैं तो यही समझ रही थी कि नींद की टैबलेट्स है, इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप फिक्र न करें, मैं लापरवाही हरगिज़ नहीं करूँगी। अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए कहने लगी, हाँ इसने सच में जानने की कोशिश नहीं की कि सनान कौन सी मेडिसिन रोज़ रात को लेता। ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ? ਤੈਨੂੰ कोई बीमारी भी ना निकल आवे। बड़ी मेहरबानी सनान सही, साढ़े ते एहसान कर देवी। वो मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, ऐ नहीं मैं कहती तेनू। लेकिन तू साढ़े ते इन्ना एहसान कर दी, कोई बीमारी ना कटवा ली अपने आप नू। इसके पूछने पर तिसने बस यही कहा था कि वह नींद की गोलियां सनान को बहुत अरसे से नींद की सख्त शिकायत थी। इसे रात रात नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल हो रहे थे। नींद पूरी ना होने की वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो रहा था, जबकि सनान बचपन से कभी भी चिड़चिड़ा गुस्से का तेज़ नहीं रहा था। वो अपने ड्रेसिंग को लेकर बहुत ज़्यादा महतात रहता था। ये सब भी इसकी ज़हनी टेंशन की वजह से शुरू हुआ था। सारी रात नींद ना आने की वजह से सोचा इसके ज़हन पर सवार हो जाती और इस तरह की हरकतें करता था। लेकिन इसके बावजूद भी इसे खुद पर बहुत कंट्रोल था। दिमागो बेला यानी कि अपने गुस्से को कभी किसी पर जाहिर नहीं करता था, और जर्निश को भी इसकी आदत बेहद पसंद थी। वो अपने मसाइल को अपने तक महदूद रखता था। फिर जब इसकी नींद का बड़ा मसला बनी हुई तो बाबा साईं ने इलाज के लिए अमेरिका भेज दिया था। जब वो वापस आया तब तक तकरीबन इसकी सेहत पहले से बेहतर हो चुकी। तो डॉक्टर ने 6 माह का एक कोर्स पूरा करने के लिए कहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कोर्स अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए वो भी ये मेडिसिन लेता था। क्योंकि मेडिसिन न लेने की सूरत में वो हर छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करने लगता था, जो इसके लिए अच्छा हरगिज़ नहीं था। वो नहाकर बाहर निकला तो जर्निश बाबा साईं से बात कर चुकी थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप जो मेडिसिन लेते हैं वो ना लेने पर आपको एलर्जी भी हो सकती है? बहुत गलत बात है सनान साईं, आप बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और मुझे भी नहीं रखने देते। आप आराम से यहाँ बैठे, मैं आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ। अरे बेगम, जिसके पास तुम्हारे जैसी हूर परी हो, इसे भला नींद की गोलियाँ खाकर अब की इस नेमत की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। अचानक से इसे अपने करीब खींचते हुए अपना भीगा चेहरा इसकी गर्दन में छुपाने लगा। जा बचा इसके होंठों का लमस अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए जर्निश ने इसे खुद से दूर करना चाहा। सनान साईं, आपको तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है, कभी भी कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। कभी तो होश के नाखून ले लिया करें। इसके लबों पर अपना नाजुक सा हाथ रखते हुए उसकी बेबाक जसारतों को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ये हाथ पैरों नाखूनों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरा ताल्लुक़ तो तुम्हारी मोहब्बत से, तुम्हारी सांसों से, तुम्हारी खुशबू से। और यकीन करो, जब यूँ तुम मुझे खुद के पास नहीं आने से रोकती हो ना, तब दिल चाहता है कि खा जाऊँ तुम्हें। इसके लबों को बेबाकी से अपने लबों से छूता हुआ इसे मज़ीद खुद में कैद करने लगा। आप वेजिटेरियन है साईं? इसकी बात पर खिलखिलाते हुए बोली तो सनान भी खुलकर हंस दिया। वो सच में वेजिटेरियन था। इसे नॉन वेजिटेरियन चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, और ना ही वो इस तरह की कोई भी चीज़ खाता था। अच्छा, फिर अपना ना टोटल अपोजिट बंदे हैं।
मैं टोटल नॉन वेज हूँ, टोटल नॉन वेज, वेजिटेरियन से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका मजाक घर में सब लोग ही उड़ाते थे, लेकिन इसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ मैं हूँ वेजिटेरियन, लेकिन अगर ये हसीन गोश्त खाने को मिले तो कुछ सोचा भी जा सकता है। इसकी गर्दन पर अपने दांत रखते हुए उसे डरा रहा था। बड़े वैम्पायर कहीं के। इसके लब पर अपना हाथ रखते हुए दूर हुई थी कि अचानक से रामसाई ने इसका हाथ थाम कर दोबारा अपने पास खींच लिया। वैम्पायर गोश्त नहीं खाते डार्लिंग, खून पीते हैं, और तुम्हारा खून तो बहुत मीठा होगा। इसके चेहरे को अपने हाथ की सख्त गिरफ्त ने लेता इसके लबों पर झुक गया था। वो जैसे रफ्ता रफ्ता इसकी सांसों को पीने लगा था, जबकि वो खामोशी से इसकी जसारतों को महसूस करती इसके बाजों में कैद हो चुकी थी। नहीं बेटा, इसमें इतराज़ वाली कौन सी बात है, बल्कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम भी शादी में इंटरेस्ट लेने लगे हो। लेकिन ये अचानक तुमने कैसे सोच लिया कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए? और इतने सालों से जो मैं कह रहा हूँ इस पर तुमने कभी गौर नहीं किया? बाबा साईं इसके सामने बैठे सारे से सारे हिसाब किताब पूरे कर रहे थे। हाँ तो इतने सालों से आप कह रहे थे, अब मैं कह रहा हूँ शादी तो कल भी करनी थी और आज भी करनी है, तो सोचा सबसे पहले ये काम सर अंजाम दे लेता हूँ, बाकी सब कुछ बाद में देखा जाएगा। और वैसे भी मैंने तो तभी कह दिया था शादी करते हैं जब आपने सिर्फ निकाह के बारे में बात की थी, और तब आपने कहा था कि कुछ अर्सा गुजर जाने तो फिर बात करता हूँ इस बारे में। मेरे ख्याल में तो अब दारम साईं की शादी को भी 1 महीना होने को है, तो मेरे बारे में भी सोचे, वो इन्हें देखते हुए कहने लगा। मैंने कहा था 1-2 महीने गुजर जाने दो, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वैसे भी निकाह तो हो ही चुका और दूल्हा दुल्हन एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे, तो काफ़ी ज़्यादा बातें भी बनाते हैं लोग। मैं अदा सही से बात करूँगा इस बारे में, देखता हूँ वो क्या कहते हैं। और वैसे भी सारा भी कह रही थी कि अब सना के बारे में बात आगे बढ़ानी चाहिए क्योंकि सारा को गए हुए भी 3 हफ्ते हो चुके हैं। मेरे ख्याल में इसका भी कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। सारा आजकल में फ़ोन करने वाली है अदा साईं को, वो लोग फ़ोन पर निकाह का काफ़ी जोर दे रहे हैं, और फिर वो चाहते हैं कि सना कुछ अर्से के लिए वहाँ जा करें। निकाह हो जाएगा तो हमें भी कोई मसला नहीं है, और फिर जब घर में शादी का माहौल बनेगा तो मैं साथ ही तुम्हारी शादी की बात कर दूँगा। जिस तरह से पहले दारम और सनान की खुशियाँ एक साथ मनाई हैं, इसी तरह तुम्हारी और सना की शादी खुशियाँ एक साथ में मना लेंगे। क्या कहते हो तुम इस बारे में? वो इससे देखकर पूछने लगे तो साहिर साई ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है आप देख लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगले हफ्ते से जाविश के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो वो पेपर्स में कौन सा तीर मारने वाली है सभी जानते हैं, तो इसकी पढ़ाई को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं। अगर इस बात पर किसी ने कुछ कहा तो संभाल लीजिएगा। वो इन्हें देखकर जैसे इनका वाहद बहाना भी ख़त्म कर देना चाहता, तो इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं थी, और वह जानता था कि कोई कुछ कहे या ना कहे, हो सकता है दारम से इस बारे में बात करे। हाँ चलो, पढ़ाई को तो मैं संभाल लूँगा, तुम फिक्र मत करो। हाँ थोड़ी कमज़ोर है मेरी बच्ची पढ़ाई में, लेकिन मुझे पता है घर गृहस्थी में बहुत अच्छे तरीके से करेगी। और देखो तो रोज़ रात को तुम्हारा इंतज़ार करती है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है। मैं तो बहुत खुश हूँ इसके अंदर आई तब्दीली से। वो बहुत खुश होकर इसे बता रहे थे, जिस पर साहिर ने हाँ में सर हिलाया। हाँ बहुत अच्छे से करी घर गृहस्थी। अगर कल मुझे बीपी हाई का मसला होगा ना, तो डॉक्टरी भी इसी से करवाऊंगा, वो भी बहुत अच्छे से कर लेगी, इसने जलकर कहा, जिस पर बाबा साईं का कहका बुलंद हुआ। तुम कभी खुश भी हो जाया करो इस मासूम से। एक तो आधी आधी रात तक तुम्हारे लिए जागती, लेकिन मजा है कि तुम कभी इसकी तारीफ़ ही कर दो। और नमक मिर्ची का तो हल्का फुल्का फ़र्क लगा ही रहता है। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि वो जिम्मेदार नहीं, अपनी जिम्मेदारी को समझती नहीं है, बाबा साईं ने इसे समझाते हुए कहा। बस बस ठीक है, अब आप अपनी बहू की तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक ना करने बैठ जाइएगा। ना तो अच्छा खाना अच्छा बना दिया, और ना ही वो और किसी काम में सुगड़ा, और पता नहीं आगे मेरा क्या हाल करेगी। इसे सोचते हुए चेहरे पर हाथ फिरा और साथ ही अपनी जेब से सिगरेट की डब्बी निकालने लगा। खुदा के लिए बाप, शर्म मत लेवाइएगा, बाप के सामने सिगरेट पी रहे हो। इनके घूरने पर मैंने देखते हुए बोला तो बाबा साईं ने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ नहीं कहता मैं, जो दिल में आया करो, लेकिन जाविश के खिलाफ एक लफ्ज़ मत कहना। तुमसे ज़्यादा अजीज़ है वो मुझे, माशाल्लाह रौनक लगा कर रखती है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे घर की रौनक है। और एक तुम सड़ी शक्ल वाले जो हंसकर किसी से बात नहीं करते, हर वक्त ही फजूलियात मुँह से लगाए रखते हो। बाबा साईं ने जाविश के लिए आवाज़ उठाते हुए इसे उस बीच सुना डाली। ऊन चंगा रहे हैं, ऊन तीनों आराम है। वाह भाई वाह, ये फजूलियात है, और आपकी बहू रौनक, माशाल्लाह बाबा साईं, आप मुझे इस दुनिया में लाने का सबब बने। मैं हूँ आपकी औलाद, वो बहू है आपकी। वो इन्हें याद दिला रहा था। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार कहा है साहिर साईं, जाविश से मुकाबला करने से पहले अपने गिरबान में झांका करो। कहा मासूम नाजुक दिल की छोटी सी लड़की, कहा तुम बुलडोज़र। तुम दोनों का कोई जोड़ ही नहीं था। फिर क्यों आप बार बार इस मासूम लोमड़ी को अपने घर की बहू बनाने पर जोर दे रहे थे? वो जैसे घूरते हुए वजह जानने की कोशिश करने लगा। क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी, और अल्लाह ने तुम्हारे अलावा मुझे कोई और औलाद नहीं दी। मेरी सबसे बड़ी गलती तो तुम हो, बागी औलाद, जिसे बाप के सामने सिगरेट पीते हुए शर्म तक नहीं आती। आखिर वो घूम फिर कर इस सिगरेट पर ही आ गए थे। बस मार लिया ना ताना, इसीलिए इतनी देर से यहाँ पर बैठाया हुआ है। मुझे पहले बता देते, पहले सिगरेट पी लेता, ये पहले ताना खा लेता। वो इन्हें देखते हुए जैसे इनके मकसद पूरे हो जाने पर इन्हें मुबारकबाद दे रहा था, जिस पर बाबा साईं ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया, जैसे वो इसीलिए तो यहाँ पे बैठे हुए थे। तो होर कि तू सारे ने सामने सूटे लावा थे, तेनों गताने भी ना बचे। राइट हाई बचे का वक्त था, वो आहिस्ते से इसके करीब से उठने लगा, तो इसके दोनों हाथों को अपने गिर्द महसूस किया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके माथे को बेहद नरमी से चूमता हुआ इसके बाजू को अपने ऊपर से हटाता आहिस्ता से इसके करीब से उठ गया। अपने जूते पहनते हुए इसने अलमारी से अपनी हुडी निकाली और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक करके वो होटल से बाहर निकल गया। इस वक्त काउंटर पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसे बाहर निकलने में किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ। अपनी बुक की हुई गाड़ी को स्टार्ट करता हुआ न जाने किस जानिब जा रहा था।
गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी जबकि उसने अपना चेहरा हुडी से पूरी तरह से छुपाया हुआ था। गाड़ी को रोकते हुए वो गाड़ी से निकला और तेजी से इस छोटे से घर में दाखिल हुआ। वो घर का दरवाज़ा बंद करता लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर की जाने पर जहाँ एक ही कमरा था। इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर अंधेरा था। इसने अचानक लाइट जलाई तो सामने बेड पर आंखों पर पट्टी बंधे दोनों हाथों को बेड ग्राउंड से बांधे बुरी तरह से तड़प रही थी। इसके मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था। वो मगरूराना अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके पास है। शायद वो वजूद भी अपने आसपास किसी को महसूस कर चुका था। इसने आहिस्ता से झुकते अचानक इसे मुंह से रुमाल खींच बाहर निकाला, जिस पर इस वजूद के मुंह से सिसकी निकल गई। छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाय मेरी ना नाक के अंदर नाक पकी हुई है। हाथ लग गया। ठीक है, स्टार्ट हो गई। हाय मेरे अल्लाह, अभी सिर्फ जस्ट लाइट सा हाथ लगा। पहले मुझे फ्लू हुआ था, पहले सुबह से ना बहुत फ्लू था, अभी थोड़ा सा रुका था। अब सिर्फ लाइट हल्का सा ना मेरा हाथ लगा है नाक के ऊपर, वो स्टार्ट काम हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ मेरे साथ? खुदा के लिए छोड़ दो, जाने दो मुझे यहाँ से। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? वो मिन्नतें करी थी, बुरी तरह से तड़पते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से रस्सियाँ इसके हाथों पर गहरे जख्म कर चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए इसके बेड के करीब रखी कुर्सी रखता ऊपर बैठा और पैर को बेड के सहारे ऊपर करता कुर्सी चलाने लगा। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बुरी तरह से तड़पते हुए इसने सवाल कर रही थी, जबकि वो शख्स आराम से बैठा मुस्कुराते हुए इसकी बेबसी को एंजॉय कर रहा था। केड़ा है? इसके हाथ में एक चमकता हुआ चाकू था जिसकी धार बेहद तेज थी लग रही थी। इसने आहिस्ता से कुर्सी को चलाना बंद किया और इसके बिल्कुल करीब बेड पर आया। आहिस्ता से वो इसके चेहरे पर चाकू का लमस छोड़ने लगा। छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ मुझे मत मारना, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, प्लीज़ मेरी जान मत लेना। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ने को तैयार हूँ, खुदा के लिए मुझे मत मारो। अपनी मौत अपने बेहद करीब महसूस करते हुए बुरी तरह से रोते हुए इसकी मिन्नतें करने लगी, जिस पर दूसरी तरफ कहका बुलंद हुआ। क्यों, मौत से डर लगता है तुम्हें कि कहीं मर ना जाओ? डर गई ना? मैं भी इसी तरह से डर गया था कि जब जर्निश मुझे छोड़कर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं समझा। बार बार आकर तुमने मुझे तंग किया। वोकली रमेश की नाजुक सी गर्दन को अपनी मजबूत हाथों की गिरफ्त में ले चुका था। सनान, नहीं, खुदा के लिए नहीं। वो मौत के खौफ से पूरी तरह तड़पने लगी। क्यों नहीं? बोलो क्यों नहीं? अगर तुम मुझे मारने का इंतजाम कर सकती हो तो इतने सारे सबूत इकट्ठे कर सकती हो, तो तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए ना कि जब मेरा नुकसान होगा तो मैं तुम्हारा नुकसान भी करूँगा। इसकी आंखों से पट्टी खोलता हुआ आंखों में अजीब सा जुनून लिए से देख रहा था, जिसे देखकर मुस्कान को खौफ आने लगा। हल्के में ले रही थी तुम सनान शाह को? मुस्कान डाली। हक चाहिए था तुम्हें? मेरी जर्निश का हक चाहिए? तुम इल्ज़ाम लगाओगी मुझ पर? 23 साल से एक पल का इसका इंतज़ार किया, इसे पागलों की तरह चाहा, और जब वो मेरी हो चुकी तो तुम बीच में आ गई इसे मुझसे छीन लेने के लिए। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकती, याद रखना। और जो इसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं इसे जान से मार डालूंगा, जिस तरह से तुमने की, और तुम मेरे हाथों मरोगी। इसकी गर्दन पर अपने हाथ का जोर बढ़ाते वहशत ज़दा अंदाज में बोला। इसके अंदाज से मुस्कान को यकीन हो गया कि इसकी मौत बहुत करीब है। इसे सच में नहीं सोचा था कि सनान इस तरह का कोई कदम उठाएगा। वो तो इसे बहुत आम सा इंसान समझ रही थी, लेकिन इस वक्त वैसे कोई पागल लग रहा था। उन तेनू राम है, तू सबूत लाया। वो जिस तरह रात के अंधेरे में गया था, इसी तरह अंधेरे में वापस आ गया। वो खामोशी से अंदर कदम रखता है, एक नज़र जर्निश को बेड पर देखने इसके करीब आया। वो अब तक गहरी नींद में थी। अपनी हुडी उतार कर, वे मार आया कि छड़ आया? अपनी हुडी उतार कर सोफे पर फेंकता वो वापस अपने बेड पर लेटा और जर्निश को एक बार फिर से अपने बाजू के मैं कैद करते इसके माथे पर अपने लब रखे। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत मुझसे अलग नहीं कर सकती जर्निश। कुछ लोगों को गलत फहमी को आज मैं बहुत अच्छे से दूर करा, बल्कि ख़त्म करके आया। इसे खुद में कैद करते वो मुस्कान के बारे में सोच रहा था। वो किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन जो भी इसे इसकी जर्नी से दूर करने की कोशिश करता वो इसके साथ कुछ ना कुछ गलत करने पर मजबूर हो जाता था। जैसे आज हुआ था। इसकी मुस्कान के साथ क्या दुश्मनी थी? इसने तो उल्टा मुस्कान की मदद की थी, इसके लिए इसका साथ दिया था, इतना बड़ा कदम उठाया था। मुझे लगता है भी कोई ज़हनी मरीज़ ही आ सनान सही, वरना यकीनन वो इस चाहलाना रस्म के साथ हमेशा के लिए बन जाती, जिसका गवाह बनकर वो भी गुनाहगार हो जाता। ये वाक़या आज से 3 साल पहले का था, जब सनान साईं के प्रेशर से तंग आकर सनान बाबा साईं के प्रेशर से तंग आकर कैलाश की तरफ घूमने निकल गया। वो शुरू से घूमने फिरने का बेहद शौकीन था। इसे याद था इसने इस दिन अपने बाबा साईं से जर्निश के रिश्ते की बात की, क्योंकि जर्निश का एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। इस वक्त बाबा साईं ने इसे साफ इनकार कर दिया। बार बार एक ही बात कहकर वो अक्सर इससे भी गुस्सा दिला देते थे कि तुम पहले अपना इलाज करवाओ,
और ये बात इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती। वो बीमार नहीं था और ना ही कभी बीमार रहा था। बचपन में वो एक हादसे की वजह से इसके दिल में बहुत बुरा असर पड़ा था, लेकिन वो अपने दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता था। इसे कभी भी इस हादसे का गलत असरात अपनी ज़िंदगी में महसूस ना हुए, लेकिन बाबा साईं को महसूस होते थे, क्योंकि डॉक्टर ने इनके दिल में वहम डाल दिया था कि इस हादसे को कभी भुला नहीं सकेगा और शायद आगे जाकर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बनेगा। बाबा साईं ने इसे हर बुरी सोच से बचाने के लिए बचपन में एक मदरसे में दाखिल करवाया था, जहाँ पर कुरान पाक की तालीम हासिल करते वो हर चीज़ भुला चुका था। जब 13 साल की उम्र में वो वापस आया तब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक बाबा साईं का डर वहीं का वही था। इन्हें लगता था कि इनका बेटा ठीक नहीं है और इसे इलाज की ज़रूरत है। बाबा साईं की बातों से बचने के लिए वो अक्सर कहीं ना कहीं घूमने फिरने चला जाता। वो इस दिन भी कैलाश की तरफ निकल आया। 3 दिन एक होटल में रहकर इत्तेफाक से इसी का उम्र का एक लड़का इसका दोस्त बन गया, जिसे ज़बरदस्ती अपने साथ अपने घर ले गया। एक मुस्लिम ख़ानदान था जो इससे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो लोग इसे अपने साथ अपने घर में कुछ दिन रहने का कहने लगे। इन लोगों के खलूस को देखकर वो भी इनके घर पे रहने के लिए तैयार हो गया। वो 4 दिन तक इनकी बहुत अच्छी खासी मेहमान नवाजी करते रहे इसकी। इसे भी सब कुछ बहुत पसंद आया। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसे पसंद आई, इसके ख़ानदान की औरतें पर्दा करती थी। इन में से कोई भी औरत, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी इसके सामने नहीं आई। लेकिन अचानक एक रात एक लड़की इसके कमरे में दाखिल हुई। वो कौन थी? सरान को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो इससे मदद मांग रही थी, इसके सामने हाथ पैर जोड़ रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो इस लड़की इसके क्या कहना चाहती है। पूरी तरह नींद के ज़ेर असर होने की वजह से इसकी बात को काफ़ी देर तक समझने की कोशिश करता रहा। ये इस घर में इसकी चौथी रात थी। इसकी आहट पर ही वो जागा था। रात के 2 बजे का वक्त था। इस लड़की की बातें इसे समझ में नहीं आ रही थी। अभी वो लड़की इसे कुछ बता रही थी कि तेरी से घर के मर्द इसके कमरे में दाखिल हुए, इस लड़की को बदकिरदार कहना शुरू कर दिया। इसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। इससे पहले इसने इस लड़की को कभी देखा तक नहीं था जो इसकी वजह से बदनाम हो रही थी। वो खुद को मुसलमान कहने वाले लोग इस लड़की का निकाह कुरान पाक से करवा देना चाहते थे, और वो लड़की ऐसा करने पर तैयार नहीं होती तो वो इसे कत्ल कर देंगे। सिनान को इन लोगों पर बेहद गुस्सा है कि वो इन्हें पढ़े लिखे खानदान से समझ रहा था, और क्या ये जाहिलाना रस्म अदा की जा रही थी। वो अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा गुनाह होते नहीं देख सकता था। इसने सिर्फ मुस्कान की खातिर इसे अपने निकाह में शामिल कर लिया। वो मुस्कान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और इस रात वो इससे क्या कह रही थी वो ये तक नहीं जानता था। इसने अपने घर में ये बात किसी को नहीं बताई। काफ़ी बार इसका दिल चाहे इस बारे में दारम साईं को कुछ ना कुछ बता दे। वो अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा गुनाह होते नहीं देख सकता था। इसने सिर्फ मुस्कान की मदद की खातिर इसे अपने निकाह में शामिल कर लिया था। मुस्कान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और इस रात वैसे क्या कह रही थी वो ये भी नहीं जानता था। इसने अपने घर में ये बात किसी को भी बताई। काफ़ी बार इसका दिल चाहा कि वो इस बारे में दारम साईं को कुछ ना कुछ बता दे। मुझे लगता मैं यार लाइनें रिपीट कर लिया, चलो कोई ना। लेकिन इसने अपने आप इतनी हिम्मत ना पाई। वो जर्निश से मोहब्बत करता था, आज से नहीं बल्कि बचपन से। वो इसकी प्यारी पहली और आखिरी मोहब्बत थी जो इसने कभी किसी पर जाहिर नहीं की थी, सिवाय अपने बाबा साईं के। दारम साईं जर्निश का भाई था, वो अपने फ्यूचर को खतरे में नहीं डाल सकता था। इसने मुस्कान का नाम कभी किसी के सामने नहीं लिया। 2 माह तक वो इसे अपने ही एक फ्लैट में छुपा कर रखता रहा, जबकि बाबा साईं भी एक ही बात पर कायम थे कि अगर इसे जर्नी से शादी करनी है तो उसे अपना इलाज मुकम्मल करवाना पड़ेगा। वो ये नहीं चाहते थे कि ये बात कभी भी किसी को पता चले, इसीलिए तलीम का नाम देकर इसे अमेरिका भेजा गया था। इसने मुस्कान को साथ ले जाने का फैसला किया। मुस्कान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं था, बस इसने कहा अपनी तलीम मुकम्मल करना चाहती है। वो इसे अपने साथ अमेरिका ले गया। अमेरिका में भी वो एक हॉस्टल में रहती थी। इसके साथ मुस्कान की मुलाकात महीना तो होती नहीं थी, और मुस्कान ने भी कभी इससे किसी तरह की नाजायज़ डिमांड्स नहीं की। वो एक अच्छे दोस्त की तरह इसकी मदद करा था। इस निकाह के रिश्ते को इसने कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया और ना ही वो जर्निश के साथ बेवफाई का सोच सकता था। लेकिन मुस्कान ने इन सब चीज़ों को बहुत गलत नाम दिया था। इसे अफसोस इस बात का था कि वो अपने बाबा साईं से नाराज़ होकर के तलाश किया ही क्यों था। जहाँ सच सब कुछ हुआ, अगर इस दिन बाबा साईं की बात मान लेता तो शायद इसे आज का दिन नहीं देखना पड़ता, और ना इस तरह का कोई कदम उठाना पड़ता। लेकिन अभी इसे अपने किए पर किसी तरह का कोई अफसोस नहीं था, जो इसे इसकी जर्नी से अलग करने की कोशिश करेगा। बस के साथ जाकर भी कुछ अच्छा नहीं कर सकेगा। मुस्कान का किस्सा आज तमाम हुआ था। इसे यकीन था कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में से मुस्कान अभी मुसीबत से दोबारा नहीं मिलना पड़ेगा। तो तेरी सोच है ना। अम्मा साईं देखे तो सही, मेरे हाथ कितने चिपचिपे हो गए। मुझसे नहीं काटी जाती भिंडियाँ, और साहिर सबको पसंद भी नहीं है। इनको मेरे हाथों के करेले पसंद है। सुबह फरमाइश करके गए थे, मैं तो सिर्फ करेले काटूंगी। और देखिए भी वैसे भी साहिर को भिंडियाँ नहीं खानी, इसलिए तो मैं करेले बनाने लगी थी। नहीं, आज वो करेले नहीं खाएगा। कितने दिनों से तुम एक दिन छोड़कर इसके लिए करेले बना रही हो। आज मैं कुछ और बनाऊंगी। पहले तो पुलाव भी खुश होकर खा लेता था, लेकिन अचानक क्या हो गया, रोज़ करेलों की फरमाइश करता है। मैं खुद भी हैरान थी कि मेरे हाथ के करेले बहुत ज़्यादा पसंद है ना। जाविश ने शर्माते हुए कहा तो सना की हंसी निकल गई। हाँ जानती हूँ इतनी, तुम मास्टर शेफ़। अदा साईं को किसी के हाथ का खाना इतनी आसानी से पसंद नहीं आता, और तुम कैसा बनाती हो सब जानते हैं। कम से कम तुम्हारे हाथ का खाना तो इन्हें पसंद आने से रहा। सन्नी से हकीकत का आईना दिखाया तो वो इसे घूर कर रहेगी, फिर नज़रअंदाज करती अम्मा साईं की जानिब मुड़ी। लेकिन आज तो शायद अम्मा साईं ने भी इसे हकीकत का आईना दिखाने की ठान रखी थी, इसलिए से देखते हुए बोली पसंद है नहीं बेटा साईं, पसंद थे। तुम्हारी इतनी अच्छी कुकिंग की वजह से वो बेचारा करेले छोड़ने के बारे में सोच रहा है। मैं जाले जो एक काम भी ढंग से कर लो लड़की। मैंने तुम्हें कहा था अच्छे से बनाना सीख लो। तुमने क्या किया, कभी नमक तेज़ कर देती हो।
कभी मिर्च तेज़ कर देती, इस तरह शौहर के दिल में अपने लिए जगह बनाओगी। अम्मा सही को बस नहीं चला था, इसे 2-3 लगा दे। उफ अम्मा सही, नमक मिर्च का फ़र्क लगा रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मेरी कुकिंग पर ही सवाल उठाएं। माशाल्लाह से अब मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लगी। मुझे तो खुद अपना खाना इतना पसंद आता है, ना जाने साहिर साईं कहाँ से मेरी गलतियाँ निकाल लेते हैं। उफ अभी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, साथ में खांसी भी स्टार्ट हो गई, वॉमिट भी आ गई। तो आए बस जल्दी जल्दी अपनी एपिसोड कंप्लीट करते हैं। अम्मा सही का तो बस नहीं चल रहा था कि वैसे 2-3 लगा दे। उफ अम्मा सही, नमक मिर्च का फ़र्क लगा रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मेरी कुकिंग पर ही सवाल उठाएं। माशाल्लाह से अब मैं बहुत अच्छे से खाना बनाने लगी हूँ। मुझे तो खुद अपना खाना इतना पसंद आता है, ना जाने साहिर साई कहाँ से मेरी गलतियाँ निकाल लेते हैं। खैर कुछ लोग होते हैं ऐसी हर चीज़ में गलतियाँ निकाल के खुद को परफेक्ट साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं खुद इस बात की गवाह हूँ। अपने सीने पर उंगली रखते मैंने तफसील से बताई थी, जबकि इसके पीछे खड़ा साहिर साई इसकी बातें सुन रहा था, जबकि अम्मा साई और सना दबी दबी हंस रही थी। अच्छा तुम मेरे लिए जो खाना बनाती हो वो तुम खुद भी खाती हो? अपने पीछे अचानक साहिर साई की आवाज़ पर वो उछल कर इसकी जानिब मुड़ी। ये इस वक्त यहाँ कैसे आ गए? इसे देखते हुए इसने बड़ी मुश्किल से अपना थूक निकला था। मैंने पूछा जो खाना तुम मुझे देती हो क्या पहले खुद खाती हो? इसे गुस्से अपनी घूरते हुए इसने फिर से सवाल किया तो जाबिश ने बड़ी दलेरी से हाँ में सर हिलाया। अम्मा सही, इन्हें देखते हुए मुस्कुराकर बाहर निकल गई। इनका किचन में तकरीबन काम खत्म हो चुका था, जबकि इसे समझ नहीं आ रहा था वो दिन के इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके गर्दन हिलाने पर इसने भी हैरत से हाँ में सर हिलाया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम ही वही खाती हो जो मैं खाता हूँ। रात को तुम्हें बहुत मज़ेदार करेले बनाए थे, बहुत पसंद आए मुझे, तुमने भी खाए होंगे यकीनन, वो इसे घूरते हुए बोला। तो इसे ज़ोर ज़ोर से हाँ में सर हिलाया। झूठी कहेंगी, कब खाए थे तुमने? रात को तुम बिरयानी ठूंस रही थी और तुमने ये कहा था कि साहिर को बिरयानी पसंद नहीं, इसलिए वो करेले खाने का कहकर गया। बल्कि तुमसे फरमाइश किया कि तुम करेले बनाओ, क्योंकि साहिर साईं को करेले बहुत पसंद है। मैंने तो आगे से कहा भी कि इसे कि इतने भी नहीं पसंद कि वो रोज़ रोज़ खा सके, और वो भी तुम्हारे हाथों के करेले। तोबा तोबा, सना इसके पास ही खड़ी थी। साहिर को इससे सवाल जवाब करते देख वो किसी मुसीबत के रूप में सामने आ गई थी। काफ़ी दिन हो गए थे इसने साहिर के लिए अलग से खाना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अम्मा साईं हर रोज़ इसे किसी ना किसी चीज़ की ट्रेनिंग देती रहती थी, वो भी सर पर खड़े होकर, जैसे वो रात साहिर साईं पर आजमाती थी। ये सिलसिला तकरीबन 1 महीने से चल रहा था। वो हर रोज़ ही इसके लिए अलग खाना बना रही थी। कभी कभार वो जल्दी घर वापस आ जाता तो इसे अच्छा खाना नसीब हो जाता, वरना अपनी मनगुहा के हाथ के जौहर वो अच्छी तरह से चख चुका था। रात खाना जो तुमने बनाया था, मतलब मेरे फेवरेट करेले, वो हैं या ख़त्म हो गए? वो इसे घूरते हुए बोला। है ना, आप क्यों पूछ रहे? ओए होए पुत्र तू गई। इससे पहले कि वह जवाब देती सना ने बीच में टांग अड़ाई। अच्छा सना ने मरवाना जाविश नु, जिस पर इसने घूर कर सना को देखा था, जो इस वक्त इसके लिए खुद मुसीबत का सामान तैयार करी थी। गर्म करके लाओ, मैं मेरी मनगुहा दोनों मिलकर खाएंगे। सना के जवाब देते हुए इसे एक बार फिर से जाविश को घूर कर देखा, जबकि वो नज़र ज़मीन पर झुकाए हुए अचानक से देखते हुए बोली, मैंने तो खाना खा लिया। चेहरे की मासूमियत एक पल के लिए सहर साई का दिल बेतरतीब किया था। झूठी कही, कितनी कितनी झूठ बोलती हो तुम तो। ताई मसाई के सामने तो कह रही थी कि मैं थोड़ी देर के बाद खाना खाऊंगी, जब ये पुलाव बन जाएगा। और पता है दसाई, आपके लिए आपके मोस्ट फेवरेट करेले आज फिर से बनाने वाली थी। ना जाने अम्मा सही को कैसे ख्याल आ गया। वो कहती है कि रोज़ बेचारा एक ही चीज़ कैसे खाएगा, आज इसके लिए कुछ और बना लेती हूँ। अगर इसको पुलाव पसंद नहीं है, लेकिन इसने कहा कि ये आपके लिए आपके मोस्ट फेवरेट करेले बनाएगी, क्योंकि कल आपने इतने मज़े से खाया कि दोबारा फरमाइश करके गए। ओए होए पुत्र, आज तेन ऐसे करेले खवाने ना उन्हें कि तू दोबारा तू कितनी करेले ना बनावेंगी नहीं। लेकिन अम्मा साई ने फिर भी यही कहा कि नहीं, आज वो आपके लिए कुछ और बनाएंगी। सना न जाने किन कौन से जन्मों के बदले ले रही थी कि साहिर के सामने खड़ी बेहद मासूमियत से बोले जा रही थी। ओए होए, जबकि साविश में इतनी हिम्मत ना थी कि वह नज़र उठाकर इसकी तरफ देख पाती। हर एक दिन छोड़कर इसे करेले खाने को नसीब हो रहे थे। इसे पसंद थे करेले, लेकिन इतने भी पसंद नहीं थे कि जितने इसकी बीवी से खिलाती थी। और अब तो पसंद भी नहीं रहती, क्योंकि जाविश मैडम ने अपने हाथों के वो जौहर दिखाए थे कि अब शायद ही वो कभी करेले खाने की फरमाइश करता। कालते सही है, तुम ये सारी बातें बंद करो, जो मैंने कहा है वो करो। जो रात वाले करेले गर्म करके लाओ, मैं मेरी मनगुहा वही खाएंगे। खाओगी ना तुम मेरे साथ करेले? इसका हाथ अपने हाथ में कैद करता हुआ इसे कुर्सी पर बिठा चुका था। अदा सही, आप रात वाले खाना क्यों खाएंगे? मैं और बना देती हूँ ना। सना ने फ़ौरन इसे ऑफ़र की। नहीं हरगिज़ नहीं सना, जो कल रात जो खाए थे वही खाऊंगा। क्या है ना, मेरी बीवी ने बहुत ही अच्छे बनाए थे। इसके हुक्म पर सना ने फ़ौरन करेले गर्म किए और इसके सामने टेबल पर रखे। अच्छा आप लोग खाएं, मैंने मुलाजिम को कहा कुछ सामान लाने का, देखती हूँ लेकर आया या नहीं। सना इनके सामने खाना रखकर बाहर निकल गई। खाना शुरू करो, इसने जाविश को हुक्म दिया। तो इसने एक नज़र इसकी तरफ देखा और फिर करेलों से भरी हुई प्लेट की तरफ। आज पुलाव का इंतज़ार इसे महंगा पड़ा था। ओए होए, अपनी प्लेट करीब घसीटते इसने एक नवाला लिया तो मानो इसे आसमान ज़मीन सामने अपने सामने घूमती हुई नजर आई। नमक तो तेज़ था ही, लेकिन मिर्ची भी पूरा ट्रक भर कर इसमें थी। मसाले तो क्या ही तेज़ थे, करेले भी इतने कड़वे के हद नहीं।
इसने एक नज़र साहिर की जानिब देखते हुए इसकी हिम्मत को सलाम किया। बिना चूचरा के वो गंदा खाना खा गया था और शायद इससे पहले भी वो कभी ऐसा ही बना खाना बनाती आई थी, क्योंकि नमक मिर्च मसालों की मिकदार तो इसने हर बार इतनी रखी थी। ओए होए, साहिर ने वाकई हाई बीपी का मरीज़ बन जाना। इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। पहला नवाला इसके गले में फंस गया था। ये गले से निकलना नामुमकिन हो चुका था। खांसी का ऐसा दौरा शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबकि अपने हाथ में पानी का गिलास लिए वो पुरसकून अंदाज में कुर्सी पर टांग रखे आराम से बैठा इसकी बेबसी का तमाशा देख रहा था। क्या हुआ मासूम लुमड़ी, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे इससे पहले तुमने ये खाना खाया ही नहीं। रात में तो तुमने यही खाया था ना? क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? वो इसे घूरते हुए बोला तो गले पे हाथ रखते वो नामे सर हिलाने लगी, जबकि मुसलसल आंखों में आंसू बह रहे थे। वो पानी के लिए हाथ इसकी जानिब बढ़ाने लगी। तुम्हें पानी चाहिए? पानी से दूर करने पर जाविश ने कूलर की तरफ कदम बढ़ाई थी कि अचानक साहिर ने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी जानिब खींचा और ग्लास सामने करते पूछा। जाविश ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। मेरा नशा पूरा करो और पानी ले लो, वो शर्त रखते हुए ग्लास टेबल पर रख चुका था, जबकि इसकी कमर में अपने बाजू हाई करता इसे मज़ीद अपने बेहद करीब करते हुए पानी से दूर कर चुका था। खांसी रुक चुकी थी, जबकि इसकी अचानक फरमाइश पर जाविश ने हैरानगी से देखा। इसे हरगिज़ उम्मीद न थी कि इस तरह की कोई डिमांड रखेगा, वो भी पानी के लिए। ओए होए, जाविश टूट गया। ये सज़ा है झूठ बोलने की? 1 महीने से तुम ये सब कुछ मुझे खिला रही हो, सारी रात मैदा पकड़कर इसकी सज़ा मैं बर्दाश्त करूँ और तुम एक ही दिन बल्कि एक ही नवाले में तड़पने लगी। ये सज़ा है तुम्हारी। अब बताओ, पानी चाहिए? तुम मज़ीद ये खाना पसंद करोगी? इसकी आंखों की नमी अपने लबों से साफ करता इसके सामने शर्त रख चुका था, जबकि इसकी बाहों में थर-थर कांपती वो मजबूर हो चुकी थी। ये खाना खाना इसके बस से बाहर था। इसकी बाहों में बुरी तरह से मचलती जलती जुबान और लबों के साथ पानी की मुंतज़िर थी। एक नज़र इसे देखती वो अपनी आंखें बंद करते बिना सोचे समझे इसके लबों पर अपने लब रख चुकी थी। साहिर खुद भी शौक था। इसकी इस हरकत पर इसे इतनी जल्दी इस चीज़ की उम्मीद हरगिज़ ना थी। क्या इसे पानी की ज़रूरत हद से ज़्यादा थी, या फिर वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी थी? जो भी था, साहिर ने नरमी से इसकी कमर में हाथ डालते अपने मज़ीद करीब किया और इसके लबों को अपने लबों में कैद किया। खुद भी मदहोश हो चुका था। वो मदहोशी से इसके लबों को अपने लबों की दस्तरस में लिए न जाने कौन से जहां में था। जाबिश ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर किया तो वो दूर होने की बजाय मज़ीद करीब हो गया। फासला सिमट चुका था। वो पूरी तरह इसके हसार में कैद थी जब इसे बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे होश की दुनिया में आई थी। इसे पीछे करते हुए वो खुद भी शौक में थी। अपने लबों पर हाथ रखे वो हैरत से अपनी हरकत पर गौर कर रही थी, जबकि साहिर शाह के अनाबी लबों पर गहरी दिलकश मुस्कुराहट थी। इसे मुस्कुराते देख वो बाहर की जानिब भागी। इसकी स्पीड देखकर साहिर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी होगी। अभी वो बाहर निकली थी कि सना इससे टकराई। इसकी सूरत खून छलकती सूरत देखकर सना परेशान हुई। क्या आवाज़ आवी, तुम ठीक तो हो ना? कि साहिर अदा ने ज़्यादा डांट दिया? मेरी जान, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ मस्ती करी थी, मुझे नहीं पता था वो ज़रा डांट देंगे। सना बहुत उदासी से कह रही थी, जबकि साहिर साहब की हरकत तो इसे बताने से रही। अच्छा, आई एम सॉरी, वो इसे इसका चेहरा देखती परेशानी से बोली। वो इसके सामने शर्मिंदा हो रही थी। जाविश को कोई जवाब भी समझ में नहीं आया था। कोई बात नहीं अदी, जो हुआ सो हुआ, मैं रूम में जा रही हूँ। इसी में परेशान छोड़कर वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। इस वक्त इसे कोई प्यास नहीं लगी थी और ना ही कोई मिर्च इसकी ज़ुबान पर थी। इससे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर इसने अब हरकत की कैसे और क्यों? पानी था ना, आबे हयात तो ना था, लेकिन इस वक्त तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम था। लेकिन अब वो पछता रही थी। ओए होए, ऐसे तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते देख सना किचन के अंदर आ गई, जहाँ से साहिर बाहर निकलने लगा था। अदा साहिब, मैं मजाक कर रही थी, आपने तो इसे बहुत ज़्यादा डांट दिया। बेचारी कितनी परेशान थी। सना काफ़ी उदासी से इसे बताने लगी, जबकि साहिर बिना कोई भी रिस्पॉन्स दिए इसके सर पर हाथ रखता बाहर निकल गया। जबकि सना जाविश को मनाने के लिए इसकी पसंद का कुछ बनाने लगी। जावी ने बहुत बड़ा होया बेचारी दे नाल हर वारी कुछ ना कुछ हादसा हो जाता। हादसियां वास्ते मैंने लगता इन्होंने घर च जाविश रखी हुई है। क्या तुम्हारी बात हुई नूर से? समराज बैन आने वाला, तुम जानती हो ना वो क्या सवाल करेगा? माइक परेशान था इसके पास आया। अच्छा, बैन ने इनके घर आने का कहा था, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत अच्छे से जानते थे। इसका कहना था कि वो आज नूर से फ़ोन पर हर हाल में बात करेगा और समरा कैसे भी इसकी बात करवाएगी। हाँ माइक, वो तो मैं जानती हूँ, मगर मैं इसके नूर की बात कैसे करवाऊँ? तुम जानते तो नूर के पास इसका अपना फ़ोन भी नहीं है और इसका वो शौहर तारम शाह किस तरह अकड़ कर बात करता है तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसने मुझे बहुत बुरी तरह इंसल्ट किया, इतनी बेइज्जती करवा कर मैं तो इसे कम से कम दोबारा फ़ोन नहीं कर सकती। समरा ने सिर्फ साफ इनकार करते हुए कहा। मैं ये सब नहीं जानता समरा, वो लड़की तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से निकले और तुम ही इसे वापस लाओगी। याद रखना, मुझे हर हाल में नूर वापस चाहिए और आज भी बहन को तुम ही संभालोगी, याद रखना। वो गुस्से से इसे देखते हुए बोला, मैं कैसे? माइक, मैं क्या कहूँगी इसे? वो मेरी बात क्यों समझेगा? तुम जानते हो वो तुम दोनों के बीच मेरा बोलना पसंद नहीं करता और तुम। ये सब मैं नहीं जानता सैम, मुझे बस ये पता है कि मैं तुम्हारी बेटी की वजह से कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगा। पहले तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मैं बहन का यकीन खो चुका हूँ और मुझे ये भी यकीन है कि तुम्हारी बेटी वहाँ से आपका भी आएगी नहीं, और अगर आ भी गई तो खाली हाथ आएगी।
इसलिए मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ कि सब किस तरह से हैंडल करोगी। मुझे बहन की तरफ से कोई शिकायत ना मिले। वो इसे देखता काफ़ी सख्त लहजे में बोला, जबकि समरा परेशान हो चुकी थी कि अब बहन को कैसे हैंडल करे जो हर बात पर नूर नूर की गर्दान करता था। दारम सही, मुझे अब्बा सही से बात करनी है, फ़ोन दे ज़रा लॉक खोल के। वो फ्रेश होके आई तो दारम से कहने लगी और ख़ुद आईने के सामने जाकर अपने बाल ड्राई करने लगी। दारम साई ने एक नज़र इसकी तरफ देखा, इसके पास आ रुका। इसके शफाफ गर्दन पर पानी शबनम के कतरों की तरह चमक रहा था, जो दारम साई को बेलगाम करने के लिए काफ़ी था। इसकी सराहीदार गर्दन पर लपकते हुए इसे अपने हसार में कैद करने लगा। इसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हायल करते हुए वो इसे अपने मजबूत शिकंजे में कैद कर चुका था और इसकी गर्दन पर मौजूद नन्हे पानी के कतरों को अपने लबों से चुनने लगा। वो आंखें बंद किए बस इसके होंठों के लम्स को महसूस कर रही थी। क्या बात करनी है अम्मा साई से? इसे अपने बाजू में उठाता हुआ बेड पर ले आया था। इसे बेड पर लिटाकर इसके ऊपर झुकते हुए इसे पूछने लगा, कुछ खास नहीं, बस यही पूछूंगी कि मॉम का कोई फ़ोन आया था या इनसे कोई रब्ता हुआ था या नहीं? वो क्या है ना, जब से यहाँ आई हूँ मॉम से एक बार भी बात नहीं हुई। अब तो 1 महीना होने को है, इसलिए मैंने सोचा कि वो परेशान होंगी, मुझे इनसे बात करनी चाहिए। मैं अम्मा साई से इस बारे में बात करना चाहती हूँ। इसे तफसील से बताती इसकी गर्दन में अपने बाजू फाइल करके। 2 दिन में हम वापस जाने वाले, जो भी बात करनी भी कर लेना। मैं वैसे भी तुम्हें नया फ़ोन दिला दूंगा तो तुम अपनी माँ से बात कर सकोगी, लेकिन तब तक मुझे डिस्टर्ब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं ये आखिरी हनीमून के 2 दिन बहुत रोमांटिक बनाना चाहता हूँ, जिसमें तुम जितना हो सके तावन कर सकती हो। इसके चेहरे पर जा बजा अपने लबों का लमस छोड़ता वो इससे कहने लगा तो दूर ने हैरान होकर इसे देखा। मैं भला कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? इसके बाजू में पड़ी वो इसकी बेबाक जसारतों से बेहाल होती से सवाल करने लगी, जिस पर दारम साई मुस्कुराया खामोश होकर मेरा साथ देकर। मुझे डिस्टर्ब किए बिना तुम मेरी मदद कर सकती हो। बस चुपचाप यूँ ही मेरे पास रहो, मेरी बाहों में सिमटी रहो और मैं यूँ ही तुम्हें प्यार करता रहूँगा। तुम्हारी तरफ से इतनी मदद मेरे लिए बहुत है। वो इसके लबों पर छुपते हुए से तफसील से बताता है इसके लबों को कैद कर चुका था, जबकि वह इसकी बेपाक जसारत सहने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। इसकी मज़ीद पेशकदमी पर तो इसके गिर्द अपना हसार मजबूत करके। सनान सही, ये आपकी मेडिसन। वो कुछ देर पहले वापस आए थे, 3 दिन बाद इसकी वापसी थी, लेकिन कुछ दिन से सरनिशी से ज़बरदस्ती मेडिसिन दे दी थी। इसकी ज़रूरत नहीं है जर जान, तुम अपने लबों का जाम पिला दो, तुम्हारा शौहर हर मर्द से लड़ लेगा। इसका हाथ खींचकर वो इसे अपने साथ बेड पर गिरा था। इसके ऊपर अपनी भारी टांग रखता इसका रास्ता ब्लॉक कर चुका था। इससे पहले वो उठ पाती भी इसके दोनों तरफ में अपने हाथ रखकर इसकी राह फरार बंद करके। उफ, हद है सनान साई, मैं यहाँ आपको मेडिसिन देने की बात कर रही हूँ और आपको रोमांस सूझ रहा है। पहले अपनी मेडिसिन ले, बाकी बातें बाद में। मैं हाथ में पकड़ी 3 गोलियाँ वो इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, जबकि सनान साई इसके दोनों बाजू को पकड़ते बेड के साथ जोड़ चुका था। वो इसके ऊपर से ऐसा बनाता इसके चेहरे पर झुका। बोला ना, आज सिर्फ तुम्हारे लबों का जाम पिएगा, मुझे और किसी चीज़ की तमन्ना नहीं। इसके दोनों बाजुओं को कैद करता हुआ बेसाख्ता इसके लबों पर झुका था और आहिस्ता आहिस्ता इसकी सांसों को कैद करने लगा। इसके हाथ में मौजूद मेडिसिन तो वहीं बेड पर गिर गई थी, जबकि वो इसे अपने मजबूत हसार में जकड़ चुका था। जिस दिन से तायसाई ने इसे सनान को मेडिसिन देने के लिए कहा था, वो कभी भूल ही नहीं थी और ना ही इसने लापरवाही से काम लिया था। इसे अपना शौहर बेहद अजीज़ था, वो इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाह नहीं थी और यही चीज़ तो सनान को इसकी तारीफ राग़िब करती थी। सनान अपना सब कुछ इसके सामने हार जाता था, जैसे अब हार गया था। अपनी तलब पूरी करने के बाद जरनिश से फिर से दवाइयों की याद दहानी कराई, जिस पर वो सिर्फ इसे घूर कर रह गया। बैन आओ ना, अंदर आओ, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? समरा से शीशे के दरवाजे से अंदर घर में दाखिल होते हुए देख चुकी थी। वो तेजी से बाहर और बैन को वेलकम करने लगी। अंदर ही आ रहा हूँ सैम, ज़रा चेक कर रहा था कि घर बाहर से कैसे क्योंकि अपनी मलकियत को देख लेना चाहिए। वो मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुआ। तुम्हारी मलकियत और ये घर? इसे हैरत का झटका लगा था। हाँ बिल्कुल, क्या तुम नहीं जानती इस बारे में? खैर इट्स ओके, मैं हूँ ना, चलो अंदर चल के मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। मैं जिंदगी की जानिब आने का कहता खुद अंदर दाखिल हो गया। क्या माइक ने तुम्हारे नाम कर दिया? वो काफ़ी परेशानी से इसके पीछे आती हुई से सवाल करने लगी। तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कह दिया ये घर पहले कभी माइक के नाम था? ये घर हमेशा से मेरा और ये हमेशा से मेरी नाम था। ये घर काफ़ी साल पहले मेरे फादर ने माइक को रहने के लिए दिया था, क्योंकि इसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और तुम भी तो इसके साथ रहती थी। तो मेरे फादर को इस पर और इसकी गर्लफ्रेंड पर तरस आ गया, इसलिए इन्होंने भीख में ही तुम दोनों को दे दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि माइक इसके घर का मालिक बना हुआ। मुझे खुशी हुई तुम्हारी गलतफहमी को दूर करके। अब मुझे बताओ कि नूर से मेरी बात तुम कैसे करवाओगी? मैं आज नूर से बात करके जाऊँगा, वरना हरगिज़ नहीं, इसलिए जल्द से जल्द मुझे मेरी नूर से बात करवाओ। वो इसे देखते हुए सामने रखे सोफे पर जा बैठा। हाँ बहन, अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी से बात करवा देती, लेकिन इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इसका जालिम शौहर इस वक्त घर पे मौजूद होगा। वो पहले मेरी बेटी पर दिन रात जुल्म करता है कि तुम चाहते हो मज़ीद इसके जुल्म सितम का निशाना बने। मेरी बेटी वहाँ बहुत मुश्किल में, दिन रात इस पर जुल्म हो रहा है। मैं यहाँ बेबस सी अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। तुम्हारी फ़ोन कॉल के लिए मसला बन सकता है इसके लिए?
और अब तो नूर के पास इसका अपना फ़ोन भी नहीं है। दारमशाह ने से इसका फ़ोन तक छीन लिया। मुझे इस तरह से मत देखो, मैं सच कह रही हूँ। दारमशाह ने इसका मोबाइल छीन लिया, लेकिन वो फिर भी कह रही थी कि मैं तुमसे बात करना चाहती है। किसी भी तरह आज नहीं तो कल वो किसी भी तरह मुझसे रब्ता करेगी और फिर मैं उससे पूछ लूँ कि कब और कैसे तुम्हारी इसके साथ बात हो सकती है। उसे देखते हुए अपने छोटे आंसू साफ करने लगी जो सिर्फ इसके सामने बहा रही थी। मुझे समझ में नहीं आता समरा कि तुम इस शख्स पर केस क्यों नहीं करी। ये लीगल नहीं है। कोई भी अपनी बीबी को इस तरह से मार नहीं सकता। वो आदमी नूर को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, तुम कैसे यहाँ आराम से बैठी हुई हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही इस आदमी के खिलाफ। वो चिल्लाते हुए से पूछने लगा। क्योंकि मैं नहीं ले सकती बहन, मैं कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान के कानून हमारे कानून से अलग है। वहाँ ये सब कुछ बहुत आम सी बातें हैं। और वो लोग अपने घर की लड़कियों को घर से बाहर निकलने कहाँ देते हैं कि मैं एक्शन ले सकूँगा। वो इन्हें इतना ज़्यादा डराते धमका कर रखते हैं कि वो खुद भी इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकती। इसने मज़ीद आंसू बहाते हुए से बताया। इसका चिल्लाना इस बात की गवाही था कि इसकी बात पर मुकम्मल यकीन कर चुका है। तो मैं चला चाहता हूँ वहाँ, मैं नूर को बचा लूँगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मैं नूर को वापस ले आऊँगा। इसने फैसला करते हुए कहा। तो समरा ने नाम गर्दन लाई। ऐसा भी मुमकिन नहीं है बहन। तुम जब जाओगे तो इसका पहला सवाल कि तुम्हारा नूर से क्या रिश्ता है। और अगर तुमने ये कह दिया कि तुम नूर के बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें जान से मारने में भी एक लम्हा नहीं लगाएंगे। वो लोग बहुत खतरनाक है। इसलिए मैंने भी नूर को 6 महीने की शादी करने की इजाज़त दे दी। वो हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। मेरी बेटी बहुत मजबूर थी। अगर मैं शादी न करती तो वो लोग इसे भी जान से मार देते। और मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी और नूर की प्रॉब्लम को समझोगे। नूर तुमसे प्यार करती है, वापस तुम्हारे पास ही आएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, बहुत मजबूर है। समरा अपने इसे आंसू बहाते हुए बोली। तो मैंने हाँ में सर हिलाया, जिसका मतलब था इसे हैंडल करने में कामयाब हो गई है। लानती लोग। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? कैसे मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये बहुत गलत किया मैंने। ये अलाउड नहीं है। शादी से पहले अब क्या होगा? मैं कितनी मरी जा रही थी पानी के पीछे। पानी ना मिलता तो क्या मर जाती? वो गुस्से से खुद को डांटने लगी। हाँ, इस वक्त तो सच में हालत ऐसी थी कि, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी कर दूँ। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? या अल्लाह, क्या होगा? मैं इसके सामने कैसे जाऊँगी? नहीं, मैं इनके सामने जाऊँगी नहीं। लेकिन रात का खाना तो मेरे हाथ से खाएंगे। नहीं, आज तो अम्मा सही इनके लिए खाना बना रही, लेकिन इनको देने के लिए तो मुझे ही जाना होगा। हाँ तो दे आऊँगी, इसमें क्या? इन्होंने भी तो मुझे किस किया था ना। मैं वो भी तो मेरे सामने आए थे। इनको तो कोई शर्म नहीं आई, मुझे क्यों आ रही है? वो खुद को पुरसकून करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो लड़की नहीं है ज़ाबिश बीबी, और शर्म लड़कियों को आती है, लड़कों को नहीं। हाँ, लड़के तो होते ही बेशर्म है, इसने सोचा। लेकिन फिर भी अब मैं तो फंस गई ना। अगर इन्होंने मुझसे रात इस बारे में कोई सवाल किया तो? हाँ, इनका क्या भरोसा? यही पूछ ले कि तुमने किस क्यों की तो क्या? इन्होंने खुद ही तो बोला था किस करने के लिए। मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी ना की है। लेकिन मैंने किया ही क्यों? वो दाएं से बाएं चक्कर काटती, खुद से सवाल करती, खुद ही जवाब दे रही थी। लेकिन इस वक्त इसकी प्रॉब्लम से वाइस के कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि साहिर साई को इसने किया था। या अल्लाह, मेरे मसले का कोई हल निकाले, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। वो बेड पर बैठते हुए साइड टेबल से जग उठाती, पानी का ग्लास भरने लगी, जैसे ग्लास को फिर जब ग्लास को भरने लगी जैसे ग्लास से कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी तलब ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया कि मुझे इस गुस्सीले नशे को किस करना पड़ा। सब गलती तुम्हारी है। वो ग्लास को देखते हुए बोली, बिना पानी पिए ग्लास वापस रख दिया। अब क्या होगा? क्या वो मुझे कुछ कहेंगे? मुझे हो क्या गया? मेरा दिमाग ख़राब था कि मैंने ऐसी हरकत की ही क्यों? वो सोचते सोचते शीशे के सामने जा रुकी। ओ फल्ला जी, मुझे तो खुद से भी नजरें नहीं मिलाई जा रही। मैं सुसीले नशे को क्या कहूँगी? अपने चेहरे पर हाथ रखती सोफे पर बैठी और एक बार फिर से सोचने लगी। बहुत दुखी है भाई, जाविश की ज़िंदगी के बहुत दुख है। आखिरकार इनकी घर वापसी हो गई थी। वो चारों 3 दिन से घर वापस घर आ चुके थे, लेकिन दारम के लिए यहाँ इतना काम इसका इंतज़ार कर रहा था कि इसे रोज़ ही दूर की नाराज़गी सहनी पड़ रही थी, क्योंकि वो सारा दिन इसे रब्ता नहीं कर पाती। एक तो इसे इसका फ़ोन ना याद नहीं रहता। वो इस मामले में इसे ज़्यादा तंग नहीं कर रही थी। शायद इसे भी फ़ोन की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। वापस आकर वो 3 दिन तक सिर्फ अपनी थकावट उतारती थी, या फिर जाविश, सना और सानिया से बातों में इसका सारा दिन गुजर रहा था। वो खुद भी नहीं चाहता था कि फ़िलहाल वो अपनी माँ से रब्ता रखे, लेकिन समरा से बात न करवाने की इसके पास कोई वजह भी नहीं थी। दूर की माँ की सोच क्या थी, ये तो वो इसकी बातों से बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। पहले से लगा किसी इसकी गलतफहमी को दूर करना चाहिए, लेकिन इसका अंदाज इतना नाकाबिले बर्दाश्त था कि वो भी ज़्यादा लिहाज ना रख सका। लेकिन इसे पता था अगर दूर को इस बारे में पता चलेगा तो यकीनन इसे दुख होगा, और इसे कोई दुख नहीं देना चाहता था। आज इतने याद से इसका मोबाइल फ़ोन खरीदा था, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए, समरा इसकी माँ थी और वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वापस आकर से काम की ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, क्योंकि साहिर ने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया था। साहिर इसकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल कर रहा था। और अब इसके वापस आने के बाद वो दोबारा से अपने कामों में मगन हो गए। इसके अपने काम काफ़ी दिनों से रुके हुए थे, लेकिन दारम साईं के काम ज़्यादा ज़रूरी थे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ध्यान इसी तरफ दे रहा था। इसे सारी तफसील बताकर अपने काम के लिए चला कि सबके दारम ने मलक के बारे में सबसे पहले पता करवाया। इसे अभी अंसर से पता चला कि मलक अपने बेटे के दुख में काफ़ी बीमार रहने लगा था और अब आजकल अमेरिका में शिफ्ट हो चुका था।
इसे समझ नहीं आई थी कि वो इसे बदला लिए बिना अमेरिका कैसे चला गया। वो इतनी आसानी से अपने बेटे की मौत को भुला तो नहीं सकता था। इसे तो इसकी तरफ से जवाबी कार्रवाई का इंतजार था। मलिक सच में अपने बेटे के दुख में वापस नहीं आया था या कुछ और था, इस बात का फिलहाल इसके पास कोई जवाब नहीं था। आजकल तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था, बहुत मसरूफ़ था। इसके पास मलिक के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं था। लेकिन वो दारिम शाह था। दारिम शाही अपने दोस्तों से ज़्यादा अपने दुश्मनों पर निगाह रखता है। और उसे यकीन था इसका ये दुश्मन इतनी आसानी से इसका रास्ता नहीं छोड़ सकता। कुछ तो था जो वो करने वाला था और दारिम शाह इसके हर बार के लिए तैयार था। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? इसने जैसे फ़ोन बजता देखा भाग कर उठाने आई। लैंडलाइन पर ज़्यादातर इसकी सहेलियों के फ़ोन आते थे, इसलिए वह ज़्यादातर इस जगह ही पाई जाती थी और इस वक्त भी इसी गुमान में थी। 3 दिन से साहिर जल्दी खा रहा था और खाना भी सबके साथ ही खा रहा था। इनका आमना सामना कम होता था, इसलिए इसके बारे में साहिर साही ने कोई सवाल ना किया। वालेकुम अस्सलाम, मैं बात कर रहा हूँ। भाई की कॉल आ गई थी। हाय, फिर 1 मिनट, भाई की कॉल आ गई थी। चलो कोई ना, मैंने हूँ एडिटिंग नहीं करनी है, ना कर एडजस्ट कर लो तुम। आए पढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारा शौहर। लड़की दूसरी तरफ से भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी तो जाविश उछल कर रह गई। दिल जैसे कानों में धड़कने लगा था। जी जी कहे, इसने बड़ी मुश्किल से थूक निकलते हुए कहा। कहना क्या? कहना क्या? फरमाइश करनी थी। मेरे फेवरेट करेले बना दो मेरे लिए, दोनों रात को मिलकर खाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उस दिन किचन में खाए थे। कितना मज़ा आया था ना। उस दिन रोमांटिक लंच था ना, मैं आज रोमांटिक डिनर करने का इरादा रखता हूँ। वो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला तो दूसरी तरफ जाविश को झटका लगा। क्या? इसने बड़ी मुश्किल से एक लफ्ज़ अदा किया। इसमें क्या का क्या मतलब है? ये भी बता तो रहा हूँ कि आज मेरे मोस्ट फेवरेट करेले खाने का मूड हो रहा है। आज लेट आऊँगा। वो क्या है ना, कितने दिनों से तुम्हारा दीदार नहीं हुआ तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और फिर तुम्हारे हाथों से जहरीला, मेरा मतलब है शानदार खाना भी नहीं खाया। हुए वाकई जहरीला सी। वो क्या ना, मेरा मैदा पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादा देर तक ठीक रहे, क्योंकि फ्यूचर में तो तुम्हारे हत्थे चढ़ना। तो मैं पहले ट्रेनिंग ले रहा हूँ। इसलिए तैयार रहना, क्योंकि जैसा तुम्हारा खाना होगा वैसी सज़ा मिलेगी, मेरा मतलब इनाम मिलेगा। चलो अब लग जाओ बनाने पर। वो फ़ोन बंद कर चुका था जबकि जाविश फ़ोन कान से लगाए ना जाने कौन सी खामोशियाँ सुनने में मसरूफ़ थी। तारीफ़ तो ये बंदा कर ही नहीं सकता, लेकिन इतनी बेइज्जती, इतनी ज़िल्लत, मेरे बनाए हुए खाने को जहरीला खाना का। वैसे जो तेरा एक बुरकी तो बाद हाल हो ऐसी, उन्हें जहरीला ही कहना बनता सी। अल्लाह, मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? ये नशे मेरे नसीब में लिखना था। सच कहें, आपने अम्मा साई की दुआएं सुन ली हैं ना। वो ही कहती थी मेरे साहिर साई को चांद सी बीवी मिले, इनको तो चांद सी बीवी दे दी, मुझसे कोई ग्रहण सा शौहर दे दिया। कि आपको भी इस मासूम पर तरस नहीं है? वो आहिस्ता से फ़ोन अपने कान से उतारते हुए रख चुकी थी और अब किसी दुखी और मजबूर औरत की तरह आहिस्ता आहिस्ता मरे मरे कदम उठाती अपने कमरे की जानिब जा रही थी, जब अचानक फ़ोन एक बार फिर से बजने लगा। उसने गुस्से से फ़ोन को देखा। अब किसका फ़ोन आ गया? साहिर साई तो इतने अच्छे है नहीं कि मुझे सॉरी करने के लिए फ़ोन करें। ये तो कोई मेरी सहेली होगी। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए फ़ोन कान से लगा चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, अब मेरी जान का कौन दुश्मन बात कर रहा है? इसने फ़ोन कान से लगाते हुए मायूसी से कहा। लड़की, मैं बात कर रही हूँ समरा, दुरे नूर की माँ। मेरी बेटी को फ़ोन दो। वो दूसरी तरफ से काफ़ी सख्त आवाज़ सुनाई दी। इसकी आवाज़ से खौफज़दा होते जाविश के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। सलाम का जवाब तो दे दें आंटी, और आपकी बेटी कोई मेरे साथ बगल में थोड़ी ना खड़ी है जिस फ़ौरन इसे फ़ोन दे दूँ। ज़रा सब्र करें, इसको बुला कर लाना पड़ेगा। ऊपर वाले पोर्शन में जाते हुए 30 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और मेरे भाई का कमरा साउंड प्रूफ है। यहाँ से अगर मैं आवाज़ लगाऊँ तो इन्हें कोई आवाज़ नहीं जाएगी, इसलिए मुझे अपने नाजुक से पैरों को तकलीफ देनी होगी, जो यकीनन आपको इंतज़ार की वजह बनेगा। तो आप 2 मिनट इंतज़ार करें, मैं आपकी बेटी को बुला कर लाती हूँ। वो हमेशा की तरह शरारती अंदाज में गोया भी, लेकिन शायद दूसरी तरफ से कोई इसका शरारती अंदाज सुनने को तैयार नहीं था। अपनी फजूलियात बंद करो लड़की, और जल्दी से नूर को बुला कर लाओ। तुम्हारी बातें सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया मैंने। जाओ जाकर दूर नूर को नीचे बुला कर लाओ, मुझे इससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो बेहद सख्ती से बोली। पता नहीं कहाँ से गले पड़ गए कबार लोग मेरे और मेरी बेटी के। बात तक नहीं करने की तमीज़ इन जाहिल लोगों को। इनकी सख्ती से आवाज़ सुनते जाविश वापस जाने वाली थी कि इसके कान से इनका जुमला टकराया। रियली सॉरी टू से आंटी जी, लेकिन गवारों वाला लहजा तो आपका है। पहले आप खुद बात करना सीखे। सलाम का जवाब तो देना आता नहीं है आपको, मुझे गवार कह रही है। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे भी आपका अंदाज़ बहुत बुरा लगा। अगर हम छोटे होकर आप लोगों से माफ़ी मांग सकते तो बेहतर होगा। आप बड़े होकर अपना मुकाम समझें। इसका बस नहीं चल रहा था कि इन्हें सुना जाए, जबकि पीछे अम्मा साई का जूता इसकी कमर पर बजा था। बदतमीज़ लड़की, ये क्या तरीका बात करने का? ये तमीज़ मैंने तुम्हें सिखाई किस तरह से ज़ुबान लड़ाओ? अम्मा साई बेहद गुस्से से इसके हाथ से फ़ोन खींच चुकी थी। अम्मा साई मैं कोई बदतमीज़ी नहीं करी, ये खुद इतने बुरे तरीके से मुझसे पेश आ रही थी। मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोली, जबकि अम्मा साई से घूरते हुए फ़ोन कान से लगा चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं माज़रत अपनी बेटी के अंदाज से। समरा, मैं नूर को बुलाती हूँ। वो कहते हुए फ़ोन साइड पर रखने लगी। मैं बुला कर लाती हूँ।
वो जल्दी से कहती फ़ौरन सीढ़ियों की तरफ भाग गई। अपनी बेटी को थोड़ी तमीज़ भी सिखा देती बड़ी बेगम, आखिर आप घर की सबसे बड़ी और सबसे काबिल है। इखलाक तमीज़ बड़ों का अदब एहतराम कोई चीज़ महसूस नहीं हुई आपकी बेटी के लहजे में। दूसरी तरफ से समरा की चुपती हुई आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें कभी सुनाई भी नहीं दे सकती समरा, क्योंकि तुम्हारी इन चीज़ों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ बदतमीज़ी पर मैं अपनी बेटी को शाबाशी भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी बदइखलाक इंसान के साथ बदइखलाकी से पेश आए। हमारे ख़ानदान में बेटियों को बदजुबानी नहीं सिखाई जाती, चाहे सामने वाला बदजुबान, बदइखलाक या बदतमीज़ ही क्यों ना हो। आगे तुम्हारी बेटी बात कर लो इससे। नूर को सीने से उतरते देख वो अपनी बात ख़त्म करके इससे कहने लगी, जबकि दूसरी तरफ समरा गुस्से से बेहाल हो रही थी। ये लो बेटा, तुम्हारी मॉम का फ़ोन है, तुम इनसे बात कर लो, हम अंदर जा रहे हैं। वो जाविश को अपने पीछे आने का इशारा करते फ़ोन इनके हवाले कर चुकी थी, जबकि जाविश सर झुका दी इनके पीछे चली गई। अब ना जाने इसकी कितनी दुर्गत बनने वाली थी। एक तो इसकी ज़ुबान को हर वक्त खुजली लगी रहती थी। अम्मा साईं, मुझे याद आया, मैं ना खाना बनाने जा रही थी। साहिर साईं ने थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन किया था कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए करेले बना कर रखना, वो भी बिल्कुल वैसे जैसे तुम बनाती हो। इतने दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया, इसलिए आज उन्होंने स्पेशल फ़ोन करके मुझसे फरमाइश की। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप खुद फ़ोन करके पूछ लें। अम्मा साईं की डांट से बचने के लिए इसने बहाना बना। जब अम्मा साईं को याद आया, सुबह साहिर साईं से कह के गया था कि जाविश को कहिएगा मेरे लिए खाना तैयार कर दे, मैं रात लेट आऊँगा। हाँ ठीक है, तुम शाम को खाने की तैयारी करो और अच्छी तरह से खाना बनाना, ठीक है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो इसे देखकर सख्ती से बोली तो जाविश हाँ में सर हिला दी कर इनकी जानिब भागी। आखिर जान जो बच गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मॉम? मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है कश्मीर बहुत खूबसूरत है, हम नारायण और कागान गए थे और पूरा 1 महीना इधर ही रहे। वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी, मैंने हर जगह घूम कर देखा। दारम से मुझे हर जगह लेकर गए, पहाड़ियाँ, झरने, किले, हर जगह देखे, गोलगप्पे भी खिलाए। आपको पता है गोलगप्पे? ओह जस्ट शट अप नूर, ये क्या बकवास की जा रही हो तुम? वो अपनी धुन में बोले जा रही थी जब दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, से चुप लगी। सॉरी मॉम, नूर अचानक खामोश होते हुए कहने लगी। मेरी बात सुनो नूर, तुम्हारी ये फजूलियात सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया मैंने। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वहाँ तुमने शादी कर ली हो, पता नहीं क्या करने का इरादा रखती हो तुम, और यहाँ बैन। बस मुझे ये बताओ कि तुम कब वापस आ रही हो, कुछ नहीं जानना मैंने। बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वापसी कब तक होगी, क्योंकि बैन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो बेहद गुस्से से बोल रही थी, जबकि इसके अंदाज़ पर नूर को भी अब गुस्सा आने लगा। इसे लगा था इसकी माँ इसकी मोहब्बत में से फ़ोन करी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए फ़ोन करी थी। बैन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये मैंने आपको पहले कह दिया था। और जहाँ तक बात है मेरे वापस आने की, तब मैं वापस नहीं आना नहीं चाहती, क्योंकि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। दारम सही और सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं है। जहाँ तक बात है दौलत की, तो मुझे सारे रिश्ते चाहिए, वो दौलत नहीं, क्योंकि अगर मुझे दौलत मिल गई तो मैं अमीर तो हो जाऊँगी, लेकिन सारे रिश्तों को खो दूँगी। मेरे पास ये सारे रिश्ते हैं, तो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वहाँ अकेले सबसे दूर झूठी खुशियाँ ढूंढने से बेहतर है कि मैं यहाँ अपनी सच्ची खुशियों के साथ रहूँ। आई एम सॉरी माँ, मैं वापस नहीं आना चाहती। और प्लीज़ अब आप जब भी मुझे तब फ़ोन कीजिएगा जब आपको मेरी परवाह हो, तब नहीं जब आपको मेरी ज़रूरत हो। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, मुझे वापस नहीं आना। अगली दफ़ा मुझे फ़ोन करते हुए याद रखिएगा कि आप मेरी माँ हैं, और अगर ये सोचकर आपको मेरी याद आए कि आप मेरी माँ हैं, तो आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं, वरना नहीं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के सफ़ात से बस याद दिन भुला दिए जब मैं वहाँ थी। खुदा हाफिज़ मॉम। वो फ़ोन रखते हुए बोली, जबकि समरा तो इसके अंदाज से पूरी तरह से खुटक गई थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वहाँ की इनकी बेटी पूरी की पूरी बदल गई? ऐसा कैसे मुमकिन था? वो कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर लोगों की मोहब्बतों पर यकीन करने लगी थी? नहीं, समरा ऐसा नहीं होने दे सकती थी। बहुत गलत था। अगर नूर कभी वापस नहीं आई तो इसका क्या होगा? वो तो बुरी तरह से फंस जाएगी। वो बैन नूर के पीछे पागल हो रहा था, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसने भी तो बैन के सामने कितनी कहानियाँ बना डाली थी, इस पर जुल्म सितम के न जाने कितने किस्से सुना डाले थे। इसने कितनी मुश्किल से बैन को राज़ी किया था, और अब जब सब कुछ ठीक था तब नूर ही बदल गई थी। वो पहले भी बदली हुई थी। अगर ये बात माइक को बताती तो माइक इसका जीना हराम कर देता। बहुत बुरी तरह फंस की थी, इसे समझ नहीं आता वो क्या करे, नूर को वापस आने पर कैसे मजबूर करे। लेकिन वो पीछे नहीं हट सकती थी, इसे कुछ ना कुछ तो करना था। आखिर इसकी ज़िंदगी का सवाल था। वो इसकी ऐशो-इशरत और रॉयल लाइफ स्टाइल को नहीं छोड़ सकती थी। वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती थी। नूर इसकी बेटी थी, और इसे अपनी बेटी को कैसे भी मनाकर वापस लाना था। इसने सोच लिया था वो फिलहाल इस बारे में माइक को भी कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि अगर माइक ने इसने माइक को कुछ भी बताया तो वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगा, और वैसा कुछ नहीं चाहती थी। ये है मैडम आपका फ़ोन, और वो मोबाइल फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। थैंक यू, अब इसमें मुझे सारे नंबर भी सेव करके दे, खासकर अपना, ताकि मैं आपको सारा दिन तंग कर सकूं। वो इससे फ़ोन लेते हुए कहने लगी, जानम साईं तुम मुझे क्या फ़ोन करोगी? तुम्हें तो तुम्हारी मॉम से फुर्सत नहीं मिलेगी, मेरी तो याद भी नहीं आएगी तुम्हें। सारा दिन इसकी गोद में सर रखते हुए उसके फ़ोन पर नंबर सेव करने लगा। नहीं, अब इनसे ज़्यादा बात नहीं होगी, वो तो अपने काम पर होती हैं, और वैसे भी इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता। जब कभी टाइम होगा तब कर लेंगी फ़ोन, लेकिन आप अपना नंबर इसमें सेव करें, वो भी सबसे फेवरेट लिस्ट में। अब से पछताएंगे आप मुझे फ़ोन लेकर देने पर, मुझे फ़ोन देकर। जब सारा दिन तंग करूँगी ना तब पता चलेगा। इसका नंबर सेव होते देखो इसे बताने लगी, मेरी जान भी तुम्हारी, मेरा दिल भी तुम्हारा, मेरा वक्त भी तुम्हारा, दारम साहिब पूरे का पूरा तुम्हारा। जितना चाहे तंग करो, लेकिन फ़िलहाल मुझे तंग मत करो, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत मसरूफ़ होने वाला हूँ। इसकी गोद से सर उठाते हुए इसे अपने बाजू में भर कर इसे
इसके साथ बेड पर लेट गया, जबकि इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए दूर ने अपनी आंखें बंद कर ली और इसकी बेलगाम जसारतों को खामोशी से महसूस करने लगी। मेरी जान, मैंने कहा ना बहुत अच्छे बने, तो मेरा बस ऐसे ही वहम होने लगा। बहुत अच्छे करेले बनाए तुमने, मुझे तो बहुत पसंद आए। और ऐसा करो, मेरे लिए भी पहले से अलग कर लो, आज तो मैं भी तुम्हारे हाथ के बने करेले खाऊंगी। हमना बेगम ने मुस्कुराते हुए इसकी तारीफ करके फरमाइश की तो साविश खुश होगी। हमना चाची साई, आप इतने प्यार से कह रही तो मुझे यकीन हो गई बहुत अच्छे बने। बस अब इस नशई साई को भी पसंद आ, जिसने नाक सुखेड़ कर कहा तो हमना बेगम इसे देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दी। माशाल्लाह, साहिर साई के बारे में सोचती कितनी प्यारी लगती हो, लेकिन मुंह से भी अच्छे अल्फाज निकाला करो। शौहर है तुम्हारा, तुमने मुझे कभी देखा अपने चाचू साई के लिए ऐसे अल्फाज निकालते हुए? प्यार से समझाते हुए बोली। नहीं चाची से, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे चाचू साईं है ही बहुत प्यारे, इन पर तो प्यार ही आता है, लेकिन इस नशई साईं पर प्यार कैसे आएगा? आप खुद ही तो सोचे, हर वक्त तो इन्हें बेवजह सिगरेट पीते होते हैं। इसके पास साहिर से चिढ़ने की वजह तो बस यही थी कि इसके सिगरेट, इसके अलावा इस मासूम के पास कोई मसला ना था, जबकि अब तो इसके सिगरेट से भी चिढ़ना छोड़ चुकी थी। अब तो इसका सिगरेट पीना भी इसे बहुत अच्छा लगता था। ये अलग बात, ये बात वो खुद से भी शेयर करने से कतराती थी। जो इंसान कसरत से सिगरेट पीता है ना, इसकी शख्सियत में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। कभी इन राजों को जानने की कोशिश करो तो तुम्हें साहिर साईं नशई के अलावा एक गहरा इंतहा पसंद इंसान मिलेगा। वो बहुत अलग है जाविश, तुम्हें इसे समझना होगा। वो अपना आप खोल कर नहीं रखेगा तुम्हारे सामने, तुम्हें इसके अंदर झांकना होगा, इसे जानना होगा। हर वक्त इसकी सिगरेट के पीछे ना लगी ना करो, कभी इसे समझने की कोशिश किया करो। जितना इतने सालों में मैंने इसे समझा ना, मैं बस इतना ही जान पाई हूँ कि वो सिर्फ इसके सामने खुलता है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो दो चेहरे रखता है, अपना असल चेहरा वो सिर्फ इसे दिखाता है जिसे इस काबिल लगता है, जिसे वो पसंद करता है, जिसे मोहब्बत होती है। तुमसे भी इसे मजबूर करो खुद से मोहब्बत करने पर, ताकि वो तुम्हारे सामने खुल जाए। इसे यकीन दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए कितना है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत हो जाएगी। जैसे आज इतनी मेहनत करके, इतना दिल लगाकर तुमने करेले बनाए, इतनी सी मेहनत अपनी ज़िंदगी पर करो और इतनी दिल लगाकर साहिर साईं के समझने की कोशिश करो। वो प्यार से इसका गाल थपथपाते हुए बाहर चली गई थी, जबकि जाबिश इनकी बातों पर गौर कर रही थी। बिल्कुल ठीक ही तो कहती थी वो। साहिर साईं जिसके सामने था वो किसी के सामने नहीं था। वो इससे खुलकर किसी से बात नहीं करता था। इसकी शख्सियत में बहुत सारे राज छुपे हुए थे। वो किसी से भी खुलकर बात नहीं करता सिवाय दारिम शाह के, और अब इससे भी वो वही बातें करता था। वो जो किसी से नहीं करता था, इसका अंदाज़ इसकी बातें से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती। और आज हमना चाची साईं की बातें से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती। तो क्या साहिर साईं से मोहब्बत करता था? बीबी तेन हाले भी पता नहीं लगा, क्या वो इसके लिए जज्बात रखता था? हाय हाय, तेन हाले भी पता नहीं लगा। निकाह के बाद तो रिश्ते शुरू हो ही जाते हैं, मोहब्बत हो ही जाती है। इसका दिल था ही नाजुक सा, प्यारा सा, मासूम सा। इसे तो मोहब्बत हो गई थी, लेकिन ये अलग बात कि वो खुद को भी नहीं बताती थी। लेकिन क्या बस सख्त दिल इंसान भी इससे मोहब्बत कर बैठा था? इसके जहन में ये सवाल आज पहली बार आया था, लेकिन इसके दिल की दुनिया हिला कर रख गया था। अच्छा जी, क्या मतलब है तुम्हारा समरा? क्या तुम इन 5 महीनों में अपनी बेटी से बात भी नहीं कर पाओगी? अब तो इसे वहाँ गए मुश्किल महीना सवा महीना ही हुआ है। इतना वक्त बाकी है, तब तक मैं मेरा जीना हराम कर देगा। इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं बताना चाहता हूँ मैं। तुम्हारी बेटी कितनी देर कर रही है, इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हम यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे? इसे समझाओ समरा, इसका वापस आना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या? बोलो, वरना क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसे समझाने की कोशिश नहीं की? क्यों मेरा दिमाग ख़राब करो? सिर्फ तुम्हें टेंशन नहीं है इस बात की, मुझे भी इतनी टेंशन है। इसके पास अपना मोबाइल तक नहीं, रब्ता तक नहीं कर सकती वो, लेकिन इसने मुझे यकीन दिलाया कि 6 महीने के अंदर दारम से तलाक लेकर वापस आ जाएगी। और तुम फिक्र मत करो, जब वो वापस आएगी तब इतनी दौलत लेकर आएगी, कम अज़ कम हमें बहन के पैसों पर जीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि घर भी इस बहन का है? तुमने तो मुझसे और कितनी और बातें छुपाई हैं। क्या तुम्हारा अपना भी कुछ है यहाँ, या हमेशा से बहन के टुकड़ों पर पलते रहे हो? ये घर बहन का, ये बिजनेस बहन का, यहाँ तक कि जिस गाड़ी पर हम आते जाते हैं वो गाड़ी तक बहन की। मैं पूछती हूँ, सारी प्रॉपर्टी में जिस पर तुम इतने अरसे से हक जता रहे हो, इसमें तुम्हारा कुछ भी है? वो गुस्से से इसके सामने फट पड़ी। वो आज कहीं लिहाज नहीं रखना चाहती थी, इसलिए से जाहिर कर दी वो सब कुछ जान चुकी है। हाँ, नहीं है मेरा कुछ भी, सब कुछ बहन का और बहन के बाप का है। अरे इस दौलत के लिए तो मैंने अपनी बहन की इस आदमी से शादी करवाई थी। मुझे क्या ज़रूरत है इस बुड्ढे के साथ अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने की? मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया। मेरी बहन ही से ही मैंने कहा था कि वो बहन के बाप को फंसा ले। इस वक्त बहन की उम्र 9 साल थी। इसके बाद मैं मेरी बहन की खूबसूरती देखकर अपनी पहली बीवी को छोड़ दी और मेरी बहन से शादी कर ली। फिर मेरी बहन ने बहन से झूठी मोहब्बत जताकर आसानी से इसे अपनी तरफ कर लिया। जब बहन का बाप बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा तो इसे बातों में लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैंने इससे घर, गाड़ी, यहाँ तक कि बिजनेस में पार्टनरशिप ले ली, लेकिन ये बहन मेरी सोच से ज़्यादा तेज़ निकला। इसके पास एक सबूत है कि सब कुछ मेरा नहीं है, क्योंकि इस बुड्ढे ने कभी भी कुछ मेरे नाम किया ही नहीं था, जिसकी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। बहन ये भी जानता है कि मैंने इसके बाप के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया और वो मुझे फ्रॉड के केस में कभी भी जेल भेज सकता है और तुम्हें सड़क पर छोड़ देगा भीख मांगने के लिए, और तुम्हें तो कोई भीख भी नहीं देगा। जब मैंने नूर में बहन का इंटरेस्ट देखा तो मैंने खुद ही नूर को इसके सामने पेश किया। मैंने खुद इसको कहा कि नूर की हो सकती है, लेकिन मैंने ये नहीं जानता तब इसके पीछे इतना पागल हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम्हारी बेटी वहाँ पाकिस्तान जाकर किसी से शादी कर चुकी है, अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रही है, और यहाँ हम बर्बाद हो गए। मेरी बात सुनो समरा, नूर को जल्द से जल्द वापस लाओ, बस मैं और कुछ नहीं जानता। वो बेहद गुस्से से कह रहा था, जबकि समरा इसकी पूरी बात सुनने के बाद
ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी कि वो भी बहुत बुरे तरीके से इसमें फंस जाएगी, और अब इसके पास इस चीज़ का कोई हल भी नहीं था। जब तक नूर इसकी बात को समझ नहीं जाती थी, वो नूर से बात करना छोड़ने वाली हरगिज़ नहीं थी। इसे किसी भी नूर को वापस आने पर कायल करना था। इसके पास बहुत सारे रास्ते थे इनको वापस लाने के लिए, इसलिए उसने माइक को कुछ भी नहीं बताया था और ना ही बताने का इरादा रखती थी। और वो क्या करने वाली थी माइक को तो क्या सोच भी नहीं सकता था। नूर ने वहाँ जाकर इसके साथ बेईमानी की थी, इसे धोखा दिया था, अब इसके धोखे की सजा इसे देने वाली थी। बड़ी लानती औरत है, फटकार दी मारी, क्योंकि इसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने इसकी बेटी है या कोई और। इसे सिर्फ अपना रॉयल लाइफस्टाइल जीना था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। वो सुबह से सिर्फ और सिर्फ साहिल के बारे में सोच रही थी। इसके लिए इसने बहुत दिल से आज खाना बनाया था, अब इसी के वापस आने का इंतज़ार करती। जाने क्यों आज से इसका इंतज़ार करना था कि वो अपने कमरे में भी ना गई। इस वक्त वो इसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। क्यों, ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। आज जैसे साहिर का इंतजार था, फिर साहिर सा ही आ गया। वो सीधा किचन में आया तो इसे देखकर हैरान भी हुआ। अरे वाह मासूम लूमड़ी, मुझे तो लगा था कि आज तुम्हें जाकर धक्के देकर जगाना पड़ेगा, लेकिन तुम तो जाग रही हो। हैरत से मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ, जबकि वो आहिस्ता से उठ खड़ी भी हो गई। एक निगाह से देखा, बहुत हैंडसम था वो। इसने शायद पहले कभी नोट नहीं किया था, लेकिन वो था। इसकी आंखों का रंग सब्ज़ था, हल्की हल्की दाढ़ी के साथ घनी काली मूछें थी जो इसकी पर्सनैलिटी पर चांद चांद लगा दी। इसके माथे पर हमेशा बाल बिखरे रहते, या वो खुद बिखेर कर रखता, शायद वो जानता था बिखरे बालों में कितना प्यारा लगता है। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ इसके बिल्कुल पास आ रुका, एक हाथ टेबल पर रखता हुआ इसकी निगाहों पर झुका था। क्या बात है मासूम लूमड़ी, आज के निगाहों से घायल करने का इरादा? वो इसकी आंखों में झांकता इससे सवाल कर रहा था, जबकि जाविश खामोशी से इसे देखे जा रही थी। साहिल ने आहिस्ता से इसकी निगाहों पर फूंक मारी, वजह से होश की दुनिया में आई। इसकी पहुंच से दूर होने लगी कि अचानक साहिल ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब खींच लिया। अचानक अफ्ताब पर वो इसके चौड़े मजबूत सीने से टकराई थी। दोनों तरफ से धड़कनों ने एक साथ शोर मचाया, तो वो अपने ही दिल की आवाज़ सुनकर घबरा गई। कोशिश मत किया करो मुझसे दूर जाना, तुम्हारे बस की बात नहीं। साहिर साई से पंगा अच्छा नहीं, जाने मन, छोटी सी जानो, ये ना हो कि मुश्किल में आ जाओ। खाना दो मुझे। वो इसकी कमर से हाथ निकालता कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तो हड़बड़ाकर फ़ौरन से आटा निकालने लगी। याद है ना मैंने क्या कहा था, जैसा खाना होगा वैसी सज़ा मिलेगी। वो इसके पीछे अचानक से आता इसके कान में बोला, तो एक बार फिर से अपने दिल की धड़कनें बेतरतीब होती महसूस हुई। आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया। हमने चची साई ने भी करेले खाए, मैंने बहुत मेहनत से और प्यार से बनाए थे। अब कब से आपका इंतजार कर रही थी। इसने मुस्कुराते हुए अपना कारनामा सुनाया। साहिर शाह ने एक बेबाक नज़र इसके वजूद पर डाली, फिर हाँ में सर हिलाता काउंटर से टेक लगाकर इसे देखने लगा। प्यार से? वो दिलकशी से मुस्कुराते इसके एक लफ्ज़ को पकड़ चुका था। इसके अचानक प्यार से कहने पर वो निगाहें चुरा गई। लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी जो इसे घबराहट में मुब्तला करी थी, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। साहिर साहब ने बहुत गौर से इसे सर से पैर तक देखा, फिर हाँ में सर हिलाया। प्यार से का मतलब, तुम शादी के लिए तैयार हो? खाना वापस आकर बाद में खाऊंगा, तुम बताओ मैं आता हूँ। तुम बनाओ मैं आता हूँ, बाबा साईं के रूम में जा रहा हूँ। इसे देखते हुए बोला तो जाविश अपने हाथ रोके हैरानी से सजाते हुए देखने लगी। लेकिन आप जा क्यों रहे हैं? मेरा मतलब चाचू साईं तो सो गए होंगे ना। वो खुद को पूछने से रोक ना सकी। हाँ मैं जगा लूँगा, बेफिक्र हो। मेरे बाबा साईं को मुझसे ज़्यादा अहम नहीं है अपनी नींदें। मेरे लिए जाग जाएंगे। और वैसे भी मेरे बाबा साईं को गलत फहमी कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं, लेकिन तुम तो मुझे मुकम्मल तौर पर तैयार लग रही हो। अब प्यार से मेरे लिए खाना बनाने लगी हो, मेरा इंतजार करने लगी हो, तो ये क्या चाहिए और क्या चाहिए? शादी की मुकम्मल रजामंदी के लिए तुम बिल्कुल तैयार हो, इसलिए बात करने जा रहा हूँ। बल्कि मैं कहता हूँ कि इसी हफ्ते में रुखसती का इंतजाम करवाया जाए। वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला था, जबकि जाविश तो लफ्ज़ प्यार से कहकर पछताई। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ मेरी बात तो सुने। मैं तो ऐसे कह रही थी, हम शादी अभी तो नहीं करें ना। वैसे भी वापस आई नहीं, यही कहा कि हमारी शादी मेरे पेपर्स और मेरे रिजल्ट के बाद होगी, तो आप इतनी जल्दी क्यों करें? वो एक सांस में बोलती चलेगी, जबकि इसके अंदाज ने साहिर साई को कहका लगाने पर मजबूर कर दिया। सारा प्यार खत्म हो गया 1 मिनट में? बेवकूफ़ लड़की, कहीं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे असल रूप में लाने के लिए कह रहा था। तुम कितनी मासूम हो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं, और हमारी शादी 4 माह बाद ही होगी, तुम्हारे एग्जाम्स के बाद, ताकि मैं बाद में तुम्हारे पास कोई बहाना न रहे। तब तक ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। प्यार से खाना बना रही थी, इंतजार करती। वो जहरीला बड़बड़ाता वापस कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुलगा चुका था, जबकि जाविश बेचारी तो बेवजह ही मारी गई। अगर वो सचमुच में इस वक्त चाचू साईं के कमरे में जाकर शादी की बात करने वाला होता, तो इस बंदे का क्या भरोसा कब क्या कर दे। वो इसके लिए खाना बनाकर टेबल पर रखते हुए चाय के लिए दूध निकालने लगी। जब इसे चोर निगाह से देखता, वो आज से पहले से कभी इतना प्यारा नहीं लगा था। इसके लिए चाय बनाकर टेबल पर रखते हुए वो बर्तन उठाकर धोने लगी, जबकि खाना खाने के बाद अब सिगरेट सुलगाते हुए बैठा था। आपको एक बात बताऊं, गलत मतलब तो नहीं निकालेंगे ना? न जाने क्या सोचकर इसे मुखातिब कर बैठी। साहिर साईं के लबों की तलाश में मुस्कुराहट गहरी हुई, जिसे खूबसूरती से छुपाते हुए इसने निगाह उठाकर इसे देखा। नीले रंग के सूट में वो क़यामत ही लग रही थी। आंख के इशारे से गोया जा रही थी। आप ना सिगरेट पीते हुए बहुत प्यारे लगे। जाविश ने जुमला मुकम्मल किया था कि साहिर के गले में जैसे धुआं अटक गया, जो आप खांसी की सूरत में बाहर आ रहा था, जबकि जाविश अपनी बात मुकम्मल करके किचन से भाग चुकी थी। पानी का ग्लास लबों से लगा दे इसने गहरा सांस लिया कि आज की तारीख में से लगने वाला दूसरा झटका था, जो काफ़ी खतरनाक था। पहला कहना सी, ये लड़की पागल हो गई है, मुझे पागल करने वाली है। एक ही सांस में पानी का ग्लास खत्म करते हुए जहरीला बड़बड़ाया और सिगरेट दोबारा से उठाया, जो खांसते हुए इसने टेबल पर रख दिया था। सिगरेट को एक निगाह देखकर इसने इसे बिन में फेंक दिया। अब इसे जिस नशे की ज़रूरत थी वो 4 महीने से पहले पूरा हो नहीं सकता था। ये सिगरेट इसका नशा हरगिज़ नहीं पूरा कर सकता था। ये तो तुम्हें 4 माह के बाद पता चलेगा मासूम लोमड़ी कि मैं सिगरेट पीते हुए कितना अच्छा लगता हूँ। इंतज़ार भी हो रहा है, प्यार से खाना भी बन रहा है, और सिगरेट पीते हुए अच्छा भी लग रहा हूँ। भाई वाह, अगर ये तुम्हारी कोई चाल है ना मासूम लोमड़ी, तो बहुत गलत जगह पंगा ले रही हूँ।
चाय का कप एक ही सांस में ख़त्म करते हुए अपने कमरे की जानिब चला गया। नींद तो अब सारी रात आनी नहीं थी क्योंकि मासूम लोमड़ी नींद उड़ाने का काम बखूबी कर चुकी थी। जी तो गाइस आज के एपिसोड हमारी इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपका एपिसोड राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर 2 घंटे के एपिसोड चाहते हैं डेली तो फिर चैनल के 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दें, वो 0.2 के, तो इंशाल्लाह आपको एपिसोड मिल जाएगी। अभी ऐसे कमेंट सेशन सिर्फ 2 देख लेते हैं जो पहले के हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, बल्कि कमेंट सेशन नहीं, अभी आपको सामने मेरी तबीयत थोड़ी सी वैसी हुई पड़ी है, तो ऐसे में कमेंट सेशन नहीं होना और टाइम भी पूरा हो जाना है। तो ऐसा है कि मुझे इजाज़त दें, अभी कमेंट सेशन ना इस वाले का भी हम ना नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, तो वो नेक्स्ट एपिसोड जब आएगी ना उसमें हम कमेंट सेशन को डिस्कस कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट एपिसोड कितनी होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं। अगर तो नावल ऑर्चिड 0.2 के आपने कल तक कर दिए 1 के सब्सक्राइबर तो एपिसोड 2 घंटे की आएगी। मुझे अब इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी।